नमस्कार दोस्तों। पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में रजत जयंती की धूम और उसके बाद न्यूज ही न्यूज है। और इस न्यूज के बीच एक खबर ऐसी और एक न्यूज ऐसी की जिस पर खूब हंगामा हो रहा है। विशेष सत्र का आयोजन रजत जयंती के मौके पर हुआ, लेकिन इस सत्र में जिस तरीके से तस्वीर पेश की गई, उस तस्वीर पर अब सवाल पर सवाल, सवाल दर सवाल हो रहा है। लोग जानना चाहते थे तरक्की और सिर्फ सवाल, मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल, जो 25 साल पहले हो जाना चाहिए था उस पर सवाल, और पहाड़ बनाम मैदान की तरफ कुछ दिखा नहीं। अब कैसे इस पूरे सत्र को, इस सत्र में घटनाक्रम को, बयानबाजी को, विधायकों के द्वारा कही गई उन बातों, ऑन रिकॉर्ड कही गई उन बातों को समझा जाए। एक विधायक हरिद्वार से आते हैं, मैदानी जिले से आते हैं, नक्सर से आते हैं, मोहम्मद सज्जाद साहब, उन्होंने कह दिया कि पलायन पर बड़ी बात। उन्होंने कहा कैसे रोकेंगे आप इसको, आपके पास रणनीति नहीं है, आप तो खुद उसके शिकार हैं। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों आखिर और तमाम मुद्दों को छोड़कर एक अलग तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र विष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रदीप कुरेशी जी आंदोलनकारी हैं, आशीष सैनी साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं बयान दिखा देता हूं सदन का, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। अलग अलग तरीके से लोग इस बयान को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। चाहते हैं आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं, विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आप पर बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो ये सवाल एक विधायक के थे, और विधायक के नहीं, हर उस पहाड़ी, हर उत्तराखंडी की ये सवाल है कि मूलभूत चीजें अगर 25 सालों में नहीं मिल पाई, तो फिर अगर कोई ये सवाल कर दे विधानसभा में, सदन में, सड़क पर, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। बोले नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गरिमा भी ताता, सदन में नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे करने जा रहा हूं। आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप आंदोलनकारी रहे हैं और 25 साल के इस सफर पर, जहां पर उपलब्धियों का गुणगान होना चाहिए था, वहां पर एक मैदानी विधायक पहाड़ की तस्वीर को दिखा रहा है और पहाड़ी नेता बस ऐसे बैठे हैं चुप। क्यों? देखिए पंकज जी, आप इसको ये देखिए कि 25 वर्षों के अंदर जो समीक्षा होनी चाहिए थी, वो समीक्षा वास्तविकता हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विधानसभा के अंदर हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि अब ये हमारे, जो मैं बार बार, आपने देखा होगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीतिक अपरिपक्वता, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी जेब की परिपक्वता तो पूरी दिखाई, अपने व्यक्तिगत हितों की परिपक्वता तो पूरी दिखाई, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, जो शहादतें दी गई थी, त्याग तपस्या बलिदान जो हुआ था, वो जो है दूसरे विधायक आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि जो मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि अगर किसी आदमी को रोकना है, मैं 2-3 जगह और जाने का मुझे ऐसा अवसर हुआ, तो हमने ये कहा था कि आप उस पलायन को रोकना चाहते हैं, उस विकास को देखना चाहते हैं, तो आपको उन 9 जिलों के, जो विशेषकर जो 9 जिले हैं, उसमें आपको प्रत्येक व्यक्ति को वहीं ना वहीं सुविधाएं देनी पड़ेंगी, रोजगार देना पड़ेगा, वहां उन्हें कार्यालय देने पड़ेंगे। जिस बात को लेकर शहजाद जो कह रहे हैं, तो वो शहजाद जी जो बात कही है, वो क्योंकि पहली विधानसभा में वो चुन के आगे थे, तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आलेख में 25 वर्षों के बाद ये दिखाना चाहिए, हमने इतने वर्ष काम किया और ये हमारी कमियां रही और ये हमने उपलब्धि करी। वो एक ऐसा खाका निकाले, कांग्रेस पार्टी ने क्या उपलब्धि करी वो अपना वो खाका निकाले, और उत्तराखंड क्रांति दल ने जो किया वो अपना खाका बनाए। 25 वर्षों के बाद इसको दलीय राजनीति से उठकर आगे के जो हमारे 25 कदम बाद आगे क्या बाकी, क्या उसमें दोनों राजनीतिक पार्टी, क्या वो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी इस बात को लेके चलेंगी
कि स्थायी राजधानी तय नहीं हुई है, उसमें स्थायी राजधानी अब हम बनाएंगे अभी 2026 में। क्या वो यूसीसी कानून जिसका कि हम लोग शुरू से सब विरोध कर रहे हैं कि कौन से दल इसमें लिखेगा कि जबकि 2027 में जो सरकार आएगी वो इसको हटाएगी। भू कानून जिसमें हम सतत भू कानून की मांग शुरू से कर रहे हैं, जिसकी बात मुन्ना सिंह चौहान जी कर चुके हैं, जिसकी बात कहीं ना कहीं शहजाद जी की भी पीड़ा है, और जो चाहे हमारे तराई के विधायक है उनकी भी यही पीड़ा है कि भाई डेमोग्राफी के नाम पे आप खाली लोगों को दूसरी तरह से दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल किए जाने की आवश्यकता है। अब मैं बार बार कहूं कि नकल हो रही है, तो फिर जो मास्टर ड्यूटी दे रहा है वो क्या कर रहा है? या तो मास्टर को हटाओ भाई, कहीं ना कहीं उस पर कार्यप्रणाली में झोल है, अधिकारियों को बदलो। अब माननीय मुख्यमंत्री से कई बार इस बात को कह चुके हैं कि आप अपने कैबिनेट बदलिए, या आपके विधायक सारे बेकार हैं तो कांग्रेस से ले लो कुछ विधायक। फिर आप ये देखिए कि मतलब 6 आदमियों में पूरा वो चल रहा है मंत्रिमंडल कई सालों से, हर चीज को माननीय मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं। मैं उनकी इस बात की तारीफ करता हूं कि वो तत्काल प्रभाव से युवा है तो हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने जो 3-4 विभाग घेरे हुए हैं, ये फालतू खर्चा हमारी छाती में क्यों मोले जा रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं उनका अपना दर्द है, हमारा अपना दर्द है, और हमारे जो विधायक नजदीक जो जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर पहाड़ों की मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इस बात को शुरू से कहते आ रहे हैं कि ग्राम प्रधान बाद में जीत रहा है, वो पहले हल्द्वानी, काशीपुर और देहरादून में जमीन ढूंढ रहा है। जी, आशीष सैनी, राजनीतिक तौर पर एक ही मेरे पास नुमाइंदे यहाँ पर हैं, बीजेपी वाले तो खोजे नहीं मिल रहे, जब फोन करते हैं ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। राजेंद्र मिश्र से जानूंगा मैं इस बात पर, लेकिन वो कह रहे हैं हम व्यस्त है, रजत जयंती का कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे अलग अलग कार्यक्रम में कोई बात करने को तैयार नहीं। ये दो चीजें दिखाता है, या तो फिर सवालों को लेकर जवाब का अभाव आपके पास है, या आप वाकई में व्यस्त हैं। आशीष सैनी भाई की परेशानी और उनकी पार्टी की परेशानी वो किसी छिपी नहीं है। अभी हमने देखा, आप भी उसी इलाके से आते हैं, तराई वाले इलाके से आप बिलोंग करते हैं सैनी साहब, तो पहले तो आप शहजाद जी के बयान पर आप टिप्पणी कीजिएगा, किस तरीके से इसको देखते हैं। दूसरा मैं आपसे यही जोड़ देता हूं इसमें, मैंने एक तरफ एक पोस्टर देखा जिसमें हरीश रावत कहते हैं कि गैरसैंण वाली बात, गैरसैंण की भूमिका, राजधानी और पहाड़ी की बात, और दूसरी तरफ सदन में जब बात आती है आपके तराई वाले एक विधायक कहते हैं कि नहीं ये तो कहने की बातें होंगी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, गैरसैंण और देहरादून को लेकर उत्तराखंड की जनता में बहुत सारे एक सवाल भी है और उनकी मांग भी है। दोनों को अगर हम एक साथ रखे देखें तो उत्तराखंड की आज की आवश्यकता यह है कि राजधानी की जरूरत गैरसैंण में भी है और देहरादून में भी है। अगर आप देहरादून, हरिद्वार, ऋषिक और उधम सिंह नगर और इन मैदान के क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये देहरादून को प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने आवागमन के हिसाब से। लेकिन उत्तराखंड राज्य का जब गठन किया गया तो उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों के बात को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई और पहाड़ की बात की गई, तो गैरसैंण को राजधानी के रूप में स्थापित करने की मांग पहले से की गई, केवल ये उद्देश्य रखते हुए कि जो सरकारी अधिकारी और सरकार के मंत्री विधायक हैं उनका ध्यान भी गैरसैंण की तरफ जाए। आज भी यदि सदन चलता है जब गैरसैंण में, और लोग प्लेन के जो विधायक है जब पहाड़ों में जाते हैं तो कहते हैं गैरसैंण बहुत दूर है और सुविधाओं का अभाव है। तो यही तो पूरे उत्तराखंड में समस्या है कि दूर भी है और सुविधाओं का भी अभाव है, और जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये सारी सुविधाएं जो समाप्त हो रही हैं, जिनके लिए देहरादून आना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, ये उत्तराखंड के पहाड़ के जिलों में मिलनी चाहिए। अब ये इस कारण से ही उत्तराखंड राज्य बनाया, लेकिन जो शहजाद जी ने जो बात कही है उसका 1% भी किसी को डाउट नहीं है और सबने पूर्ण सहमति उसमें दी है। इसी कारण से शहजाद जी के बयान को पूरे प्रदेश ने बड़े पॉजिटिव संदेश के साथ देखा। उन्होंने कहा कि यदि बड़ा कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने तो पहाड़ों में बने और पहाड़ों के अंदर बने, और ताकि वहां के नागरिकों को वो सुविधाएं मिले और देहरादून या मैदान पर दबाव ना बने। आप एक उदाहरण को और देखिए, टिहरी के जो लोग विस्थापित हुए, टिहरी डैम जब बनाया गया तो विस्थापित लोग कहाँ बसाए गए? हरिद्वार में। हरिद्वार में से किसी एक व्यक्ति ने कभी कोई आपत्ति की हो या कोई नाराजगी व्यक्त की हो या कोई बात की हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय जैसे लोग हैं, ये किशोर उपाध्याय तो खुद टिहरी से आते हैं और उस समय तो जब राज्य बना तो तिवारी जी की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, तो भी इन्होंने टिहरी के लिए, क्योंकि जो टिहरी का पहला डेवलपमेंट था वो नीचे से टिहरी को हटाकर जब ऊपर बसाया गया तो वो टीएचडीसी के बजट से हुआ। उसके बाद टिहरी में किशोर उपाध्याय जी रहे तब भी और किशोर उपाध्याय जी नहीं रहे तब भी कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही बात विनोद चमोली जी की है। विनोद चमोली जिस क्षेत्र से आते हैं वहां 50% से अधिक लोग तो मैदान के लोग रहते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है
भाजपा के मतदाताओं ने वोट देते हैं तब वो उनको पहाड़ अथवा मैदान के मामले में कभी नहीं देते और देहरादून के मेयर भी रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में रौतेला जी मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जब 25 साल उत्तराखंड के मना रही है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपना भी आत्म अवलोकन कर रही है और उन्होंने इस राज्य को कुछ भी नहीं दिया। इस राज्य को ना तो संस्थान दिए, ना बजट दिलाने का काम किया। और तो और अगर आप केदारनाथ मंदिर में जाएंगे, केदारनाथ पुनर्निर्माण कांग्रेस के समय में हो गया था। उसके बाद गुजरातियों के मंदिर किसने और गुजरातियों की धर्मशालाएं किसने बनवाई, कौन है वो व्यक्ति? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। और ये भाजपा के लोग उत्तराखंड प्राइड को लेकर इतनी अधिक खुशी मनाते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री की तो बाह पकड़कर कोने में खड़ा कर दिया, तो तब इन्हें शर्म महसूस नहीं हुई। लेकिन आज क्योंकि सरकार अपने काम में नाकाम है, उस नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान अब कम रह गया, पंकज जी सिर्फ थोड़ा सा समय लूंगा, हिंदू मुसलमान से अब कोई खास लाभ होता दिख नहीं रहा है, तो इन्होंने पहाड़ और मैदान की आग लगाने की कोशिश की है। जिस तरह की ये नफरती सोच के साथ, अलगाववादी सोच के साथ और विध्वंसकारी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र देखने के लिए मिला। और यदि इसमें इस दुष्चरित्र में आप देखें, 2 दिन से कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपनी बात कही है, लेकिन सबने ये कहा कि राज्य सभी का है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्योंकि लोगों को झगड़े कराकर उन पर राज करने की है, तो आज भी उन्होंने पहाड़ के मतदाताओं के मन में ऐसा जहर घोल दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई पत्थर का सीना चीरकर भी सामने आएगी और इनकी मानसिकता उजागर हो रही है। राज्य के हित में इन्होंने गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं किया, यही इनका सबसे बड़ा फेलियर है। और 9 नवंबर कोई बहुत दूर नहीं है, मुख्यमंत्री जी एक चिट्ठी जारी कर दें कि आज से गैरसैंण मुख्य राजधानी और शीतकालीन राजधानी देहरादून, पूरा प्रदेश इसमें सहमत है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, आपके उसमें कमेंट करना चाहते, प्रदीप जी कमेंट कीजिएगा, फिर राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। प्रदीप आवाज पहुंच रही है आप तक? जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप आशीष सैनी जी की बात पर? नहीं, मैं खाली इतना ही कहना चाह रहा था, सैनी जी ने जिस प्रकार से कहा ना, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब एक प्रकार का केंद्र बिंदु रख के जब एक घेरा बना दिया गया है और 13 जिलों का, और विशेषकर फिर उसमें खाली चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनको इस बात की समीक्षा करनी है कि इस राज्य की लड़ाई वास्तविक रूप से किस परिप्रेक्ष्य के लिए बनाई गई थी, क्या उस परिप्रेक्ष्य में काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, राजेंद्र जी आपका आकलन क्या कहता है? राजनीति को आप देखते हैं, मुझे एक चीज और लगती है, मैं जब इस पहाड़ मैदान की लड़ाई को देखता हूं तो उसमें एक चीज और दिखाई देती है कि मैदानी विधायक पहाड़ी विधायकों पर हावी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, निर्दलीय हैं या बसपा वाले अपने शहजाद जी हैं, एक्टिवनेस में भी हावी हैं, काम को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल आप नहीं उठा सकते, और अगर जब राजधानी के मसले पर आते हैं तो आप दबाव में लगते हैं, आप दबाव आप पर लगता है एक मैदानी इलाकों के विधायकों का। अब ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस या फिर निर्दलीय या फिर बीएसपी बीजेपी वाले कम, ये ज्यादा है। क्या आप इसको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्यों ये लड़ाई चल रही है? नहीं पंकज जी, जहां तक कल जो विधानसभा में जो बात हुई, उस बात में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज तो ये बात है, पहली बात तो ये है कि अगर विधानसभा में हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी विधायिका ये बात डिस्कस कर रही है कि हम 2000 से लेकर 2025 के बीच में हमारी क्या जो है भूमिका रही और हम कैसे जो है हमने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ हम लोगों ने ग्रोथ करी है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपको एज अ इकोनॉमिक एनालिस्ट की तरह बताना चाहता हूं कि 5000 करोड़ की जीडीपी वाला जो बजट वाला जो वो था प्रदेश था, वो आज के समय में 1 लाख से ऊपर की जो है उसका बजट होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट में अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड ने तरक्की करी है, और उस टाइम पे जैसे दो और स्टेट बनी थी, उन स्टेट के आंकड़ों से अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड उनसे कहीं अव्वल है। पहली चीज, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, जिसके मान हम ये बात कर रहे हैं, चाहे वो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और जहां तक अभी अगर आप ये देखें कि जितना भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो करीब 2 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी उत्तराखंड में हो चुका है। तो ये तो पॉजिटिव बात है।
बट नेगेटिव बात क्या है कि जिस तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तराखंड में, वो नहीं हो पाया। उसमें अगर आप ये देखें तो डेवलपमेंट सिर्फ जो है कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया, और जहां जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जहां पे आप बात कर रहे हैं कि सड़क की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहां से जो है वो न होने के कारण वहां से पलायन जो है इन जो है मैदानी इलाकों में हुआ। अगर आप आज भी अगर आप ये देखिए कि 13 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो अगर पैसा देने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है या जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है वो हरिद्वार और आपके उधम सिंह नगर है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वहां पे जो है लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत नजदीक था, और वहां पे नेचुरली वो इंक्लूसिव उसमें ग्रोथ हुआ। बट अगर आप पहाड़ों में देखेंगे ये नहीं हुआ। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए सिर्फ बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों दल रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कोई तीसरा दल भी है, चाहे सपा है या बसपा है, वो लोग भी और इंडिपेंडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार में तो शामिल हुए हैं। अगर आप यूकेडी को देखिए, यूकेडी में भी एक बार जो है उन्होंने जो है सरकार के साथ सरकार बनाई थी, उसमें मंत्री थे। तो क्या उस टाइम पे भी क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? ये हमें डेटा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक पार्टी के बाद बात ना करें, हम कहेंगे कि हर एक नेताओं ने जो मंत्री बन गया या जो विधायक बन गया, उसने सबसे पहले अपना देखा कि मेरे आने वाले 2-3 जो पीढ़ियां वो कैसे चलेंगी, मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है। जो ये अगर आप इसको जो ग्रोथ आई है तीन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो एक नेचुरल ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ है, और नेचुरल ग्रोथ क्यों? क्योंकि वो मतलब दिल्ली के नजदीक है वो और सिटी के नजदीक है, तो वहां ज्यादातर लोग जो है पलायन करते हुए आए या माइग्रेशन हो गया और वहां पे जो है डेवलपमेंट हुआ। जहां तक बात है कि विधायकों की आपस की बात, आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई क्यों जो है मैदान के जो विधायक जो है वो हर समय हावी रहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है कि मैदान के जो विधायक जो हावी रहते हैं, बट उत्तराखंड में जो पहाड़ों के जो विधायक हैं वो थोड़ा सा आप समझ लो जी उस तरह के जो है जिसे कहते हैं बहुत एग्रेसिव तरह के जो है विधायक नहीं है, लेकिन कुछ उसमें है ऐसे विधायक जो कि बहुत एग्रेसिव हैं और वो अच्छा काम भी करते हैं, अपने उसमें भी काम करें। मैं सुबोध उनियाल जी की बात करूं, सुबोध उनियाल जी बहुत एग्रेसिव है, और आप ये देखो कि उनके जो क्षेत्र में जो है काम हुआ। तो जो विधायक जितना एग्रेसिव होगा, जिसको पता है मुझे कैसे काम करवाना है, तो काम करवाएगा। सिर्फ जो है आप जो मंत्री बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। तो पंकज जी ये बहुत अलग तरीके का मामला है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने मतलब सब लोगों ने जो बात कही है ठीक है, बात जो है जो एक्चुअल जो बात है वो बाहर आई है निकल के, मतलब वो सदन के पटल से बाहर आई है और लोगों को रियलाइजेशन हुआ है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। लेकिन 25 साल बाद हो रहा है बड़ा वो रियलाइजेशन मिला हमको, जो 25 साल पहले जो चीजें हो जानी चाहिए थी ना, अब 25 साल बाद रियलाइज वो जो आज जो बात कर रहे हो आप 25 साल बाद रजत जयंती पे वो बात कर रहे हैं। इसको तो कहीं 2007, 2006, 2003 में हो जाना चाहिए था। तो मेरे कहने मतलब ये है कि सोच है लोगों की, मुझे लगता है कि वो इतने जो है मतलब राजनीतिक इतने खुले नहीं है, और वो उनका जो माइंडसेट जो है क्या कहते हैं, हमारे जो विधायक लोग हैं, हमारे जो मंत्रीगण है, उनका उस लेवल का माइंडसेट है ही नहीं। इसलिए आज भी हमारा जो है प्रदेश जो है उसी जगह खड़ा है, भले चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बढ़िया हो। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, यही सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं कि हम जब आज इस स्थिति में पहुंचे कि 25 साल का गौरव मना रहे हैं, उस वक्त हम इस बात पर समीक्षा कर रहे हैं कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो, कुछ हुआ ही नहीं। चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, मूल निवास का मुद्दा हो, चाहे वो जन जमीन का मुद्दा हो, परिसीमन का मुद्दा हो। अब यहाँ तो बात ऐसी आ गई कि शहजाद साहब कह रहे थे इधर आप लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, आप बनाइए पॉलिसी। उधर होगी कि टिहरी डैम तोड़ दीजिए, टिहरी डैम को तोड़ेंगे ना, बहाने की बात हो गई, डुबोने की बात हो रही। देखिए मैंने अपनी बात में दोनों चीजें रखी कि जो वहां पर जो विधायक है जिनकी अलगाववादी सोच है, ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर है। जहां पर नेतृत्व में अलगाववाद होगा, भेदभाव होगा, वो कभी आर्थिक तरक्की कर ही नहीं सकते। भारत जब बना तो इसीलिए डेमोक्रेटिक देश बना, इसीलिए हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी आई कि सबको समान अवसर देने की बात आई। अभी हमारे जो बोल रहे थे महोदय, कॉर्पोरेट से है शायद, उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट था, जीडीपी थी उत्तराखंड की, और अब बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसी जीडीपी को आप सोने की कीमत के हिसाब से जरा बढ़ाकर देखिए। वो जो सोने की कीमत तब 4,000 रुपए हुआ करती थी, 3,500 रुपए जब उत्तराखंड राज्य बना, और आज 1.25 लाख रुपए के प्रति तोला वो आ गई है। तो
तो यानी महंगाई की दर भी उतनी दर से बढ़ी है, तो हमारे जीडीपी का साइज नहीं बढ़ा, जीडीपी के अमाउंट के नंबर्स बढ़े, केवल वो फिगर्स बढ़ी है। इसी बात को लेकर हमारी आपत्ति रहती है कि राज्य सरकार बार बार कहती है जीडीपी बढ़ रही है, हमें कहते हैं जीडीपी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इसका अमाउंट बढ़ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि जीडीपी बढ़ने में लगी है। अब मैं इसका एक उदाहरण दूंगा उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश जब था तब भी, और उत्तर प्रदेश या जब देश नहीं था तब भी, एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विख्यात था। मसूरी जैसी जगह यहाँ पहले भी थी, नैनीताल पहले भी थी, और लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते थे। उत्तराखंड में वो जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी आते थे, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना और हमने पहाड़ में रोजगार की बात की, तो एक योजना का नाम सुना होगा आपने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, जिसमें पर्यटन के स्थान बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। मुझे पंकज जी आप बताइए, ऐसा कौन सा वित्तीय संस्थान भारत उत्तराखंड की सरकार में था जिसने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में होटल्स बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए, या किसी और इस तरह के काम के लिए जो पर्यटन को बढ़ावा दे, उसके लिए लोन बांटे? उन्होंने लोन किसको दिए हैं? सतपाल महाराज को लोन दे दिए। उन्होंने भाजपा विधायकों की पत्नियों को लोन दे दी क्योंकि वो गरीब महिला थी। इन्होंने ये सारा जो पैसा था ये आपस में जो बंदरबाट किया, तो जिस पैसे का उपयोग पहाड़ों में रहने वाले एक युवा को, जिसके पास शायद जमीन थी या शायद आइडिया था या शायद कोई एक उसका अनुभव था, उसके आधार पर उसको पैसा मिलता, तो पहाड़ में ऐसी जगह स्थापित करता कि टूरिस्ट को भी आकर्षित करती। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड ने टूरिज्म में डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट किया। ये बात की मैंने गढ़वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की। दूसरी योजना ये बताइए कि उत्तराखंड की खेती को खतरा है जानवरों से, और उत्तराखंड की खेती में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होती है। आप थोड़ा सा भी उपज उगाएंगे तो वो ऑर्गेनिक के नाम से आपको बिकेगी। मुझे आज भी याद है कि एक हरियाणा के एक उद्योगपति ने उत्तराखंड की एक छोटी सी जमीन को लीज पर लेकर ऑर्गेनिक का लाइसेंस बनाया, और पूरी रशिया में वो चावल से लेकर दालें और अनेक चीज सप्लाई करते हैं, उनके सप्लाई केंद्र बने हुए हैं। लेकिन वो हरियाणा के व्यक्ति कभी उत्तराखंड नहीं आते, उन्होंने वो जो लीज ली है उस व्यक्ति को पूरा किराए का भुगतान करते हैं, और उसके आधार पर वो लाइसेंस चल रहा है। जब वो व्यक्ति हरियाणा में रहकर आप एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उत्तराखंड का रहने वाला वो लड़का जो उसी गांव का रहने वाला है, मोबाइल और इंटरनेट उसके पास उपलब्ध है, वो चला क्यों नहीं पा रहा है? तो यही तो बात हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा में और बीजेपी की विचारधारा में यही अंतर है। हम क्यों बार बार कहते हैं कि भाजपा इस प्रदेश के लिए घातक साबित हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को हिंदू मुस्लिम दिया। आपको याद होगा 2022 का चुनाव इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर दिया, जो किसी ने कहा ही नहीं, अपने आप एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। मीडिया का वो वर्ग जो भाजपा के झूठ को बढ़ा रहा है, असलियत में तो वो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। उन्होंने तो जितना झूठ बोला है उसकी तो हद ही हो गई। आज वोट चोरी के मुद्दे पर अगर कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, तो वोट चोरी तो उत्तराखंड में भी हो रही है। मुझे आज भी ध्यान है, जब उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो दिल्ली से बसें बुक होती हैं, पूरी बसें आती है। कौन इन बसों का खर्चा दे पा रहा है? उत्तराखंड का गरीब व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 8-10 हजार रुपए खर्च करके केवल वोट डालने आ जाए। और जो वहां का पहाड़ का रहने वाला विधायक, जो खुद को पहाड़ी विधायक बोलता है, वो उसकी भी ये हैसियत नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्च करके वहां के मतदाता को बुला ले। ये जो गुजरातियों का झोल उत्तराखंड में शुरू हुआ है, ये नफरत फैलाकर, हिंदू मुस्लिम करके, पहाड़ मैदान करके, जिस तरीके से बेवकूफ बना के वोट ले रहे हैं और विधायक बन रहे हैं, ये अगर हम खतरा है इसी सबसे बात बड़ा। पर उलझे रहे, मैदान पहाड़ पर उलझे रहे, फिर तो पहाड़ चढ़ने से रहा विकास पहले से ही नहीं चला है, तो आप अभी तो उलझन बिल्कुल में है, सर, तो बिल्कुल आपकी बात से सहमति है पूरी। कैसे बात होगी ना। प्रदीप कुलकर्णी जी की बात चलते हैं। कुलकर्णी जी, अब पहाड़ का रोना, प्लान का रोना तो कब तक रोएंगे? कई सारी चीजों में हमको दिखाया, ये बताया गया कि देखिए हम अपनत्व वाली बात है, हमारी पहाड़ वाली बात है। मैं इस सदन की कार्यवाही को बड़े गौर से देख रहा था, वेशभूषा पहाड़ी, ये पहाड़ी, सब चीजें चल रही थी कि प्रमोशन चल रहा था एक तरह से। लेकिन जहां हम परियोजना, योजना, रणनीति की बात पर आते हैं तो वहां हम अटक जाते हैं। भटकाव क्यों है? वो भटकाव क्यों है? एक साफ रणनीति क्यों नहीं है? इन 25 सालों में क्यों नहीं बन पाई? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि जैसे समीक्षा जो हो रही थी, और कुछ चीजें कभी कभी ईश्वर की दया से अपने आप अच्छी हो जाती हैं, और जनता को ये पता लग गया असल में इस समय जो जो उबार कहो, गुबार कहो, कुछ भावनात्मक दृष्टि से अपनी बात रख रहे हैं,
और कुछ लोग अपनी सीटों को बचाने के लिए ऐसी बातें बाहर लेके आ रहे हैं ताकि उनकी जनता को लगे कि मेरे विधायक ने मेरे क्षेत्र की बात करी है, ये यार ये तो बहुत बड़ा इन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया, अब हम अगली बार भी आप ही को जिताएंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जनता इन 25 वर्षों में नेताओं से पक चुकी है। कोई इन्होंने इस तरह से प्लानिंग नहीं करी कि जो मतलब विकास के नाम पे मैं कह रहा हूं कि खाली सड़क बना देना, भवन खड़े कर देना। कोई भी विधायक हो, जब हमारे जनप्रतिनिधि या विधायक जब सड़क और नाली तक सीमित रहेंगे कि सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, कम्युनिटी हॉल बन जाएगा, नीति बनाने की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनका ये अमली जामा तब तक इस राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कि मैं फिर कह रहा हूं, बात खाली पलायन की ही नहीं है। पलायन जरूरी थोड़ा हो सकता है कि मैं अगर तराई के क्षेत्र की बात करूं तो वहां भी तो पलायन हो रहा है, वो काम के लिए दूसरी जगह जा रहा है, वो तीसरी जगह जा रहा है। पलायन और विकास हमेशा सतत प्रक्रिया होती है, इस बात को आप दायरे में गांठ बांध लीजिए इस बात की। लेकिन पलायन किस दृष्टि से हो रहा है? अगर आप पहाड़ की बात करें तो पूरा बोरी बिस्तर बांध के पलायन हो रहा है, और एक पलायन होता है रोजगार के लिए, लेकिन वो अपने घर से बराबर संबंध बना के रखता है। अगर मैं पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पहाड़ में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अपने परिजनों के पास आदमी आता था, सेना से आता था, प्राइवेट फैक्ट्री से आते थे, इंडस्ट्री से आते थे। मैंने उस पहाड़ का जीवन जिया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है। अब उस खाली अगर हम उसको पहाड़ पे सरकार कहे या विधायक कहे या सचिव कहे कि आप जो है पूजा करने के बहाने 1 साल जाइए, क्या पूजा के बहाने पलायन रुकेगा क्या? लेकिन सरकार या सचिवालय या शासन इस बात को तो माने कि हाँ भाई अभी हम 25 वर्षों में भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाए कि हमारा बच्चा कोचिंग के लिए देहरादून ना आए, उसको वही अल्मोड़ा में मिल जाए, वही चमोली में मिल जाए, वही पिथौरागढ़ में कोचिंग सेंटर मिल जाए। जी राजेंद्र जी, ये बातें अपने अपने पहाड़ वाले जो थे विधायक, मैं देख रहा था, मदन बिष्ट को देखा, धामी को देखा, हरीश धामी कांग्रेस वाले, और जितने भी मैंने देखा, चुफाल साहब भी कुछ और ही बोल रहे थे, पहले कुछ और बोलते हैं, सदन में कुछ और बोल रहे थे। उन लोगों की बातों में उन छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर बातचीत, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की बातचीत हो रही थी। लेकिन जब मैदानी विधायकों की तरफ रुख गया, कैमरा गया, तो उसमें देखिए खानपुर से विधायक रमेश कुमार, उन्होंने कहा कि आप गैरसैंण पर बात क्यों नहीं करते? एक बार गैरसैंण को लेकर, राजधानी बनाने को लेकर कितने लोग सहमत है, जरा हाथ उठाइए। ना बीजेपी वालों ने हाथ उठाया, ना कांग्रेस वालों ने हाथ उठाया, ना उन्होंने पूछ लिया, चाहे किसी भी वजह से पूछा हो, कैसे भी पूछा हो, लेकिन बोला सहमति कितने लोगों की है, चलो गैरसैंण चलते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। ठीक, टोपी सर पे पहाड़ी पहनी है, अपना पिछवाड़ा भी पहना है महिलाओं ने, ठीक है, वादों में, दावों में तमाम चीजें हैं। अब रह गई इस पलायन की बात, जब जो जिस मुखरता के साथ पहाड़ी विधायकों ने इस बात को रखना चाहिए था, क्योंकि उनकी कमजोरी है, मुझे लगता है राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? उनकी कमजोरी है कि उनको लगता है कि अगर छेड़ा तो हमसे ही सवाल हो जाएगा कि आपने क्या किया, आपकी विधायक नहीं दी, आप क्या पॉलिसी लेकर आए, कौन सी योजना लेकर आए, कोई कॉलेज लेकर आए, कौन सी कंपनी लेकर आए, कौन सा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लेकर आए। इसलिए शायद वो डरते हैं छेड़ने से। और मैदान वाले छेड़ रहे हैं, बोले तो करो, करके दिखाओ, हमने करके दिखाया। पंकज जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बात इतनी भी नहीं है, ये बात इससे कहीं गहरी है। गहरी क्या बात है? गहरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पहाड़ों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए पैसा नहीं आता है, उनके लिए पैसा आता है, और यूपी के टाइम पे भी पैसा आता था। लेकिन वो पैसा कहाँ साइफन ऑफ हो रहा है, वो पैसा कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सर आप ये समझ लो, जब एक विधायक ये कह रहा है कि साहब मेरी विधायक निधि पे 15% कमीशन जाता है, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी गलत बात है। इसका मतलब ये है कि आप सदन में ये बात क्लियर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जो असली पैसा डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए, है ना, स्कीम है, स्कीम सब कुछ है, सब कुछ है स्कीम, हर आप ये देखो सेंटर की पूरी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, ये लेकिन उनकी क्वालिटी देखिए सर। आप ये देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें गांव में जो है उस पर रिपेयर होना था, वो सिर्फ एक ऊपर छिड़काव कर दिया गया और रिपेयर हो गया। तो पैसा कहाँ गया? पैसा कहीं ना कहीं वो किसी ब्यूरोक्रेट्स में कहीं ना कहीं साइफन होके जा रहा है, जिससे जो है न तो विधायक कुछ कर पा रहा है, न वहां के जो लोग कुछ उसको जो उनको कुछ मिल रहा है, और अल्टीमेटली क्या है कि कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक बात यह है कि आप मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा लोग सजग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे लोग थोड़ा रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, इसलिए वहां पे जो है
जो भी पैसा आ रहा है उसका कुछ प्रतिशत उसमें लग रहा है। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो मतलब नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जी। उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो डेवलपमेंट करें। लेकिन वो इसलिए नहीं करना चाहते, वो भी पैसा लेते हैं। और अगर आप ये देखो, अगर आप इनकम की बात करो, उनकी एसेट की बात करो, उनकी एसेट जो है उत्तराखंड की जीडीपी से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। तो ये बात तो आपको सोचना पड़ेगा सर। जो भी चीज है, भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ी बात है। मैं किसी एक पार्टी बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी नेता लोग हैं सर, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप कोई भी काम कराने जाओ अगर सही है, मैं ये कहता हूं आज के समय में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं और जिनके पास इतना पैसा हो कि अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि आप उसमें बिना पैसे लिए कुछ काम ही नहीं होगा। तो वो फिर आज 25 साल में ना राजनीति थोड़ा समय थोड़ा कम पड़ चला। मैं कह रहा हूँ 25 साल में तो हम ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक नहीं कर पाए, 25 साल में हम पलायन को ठीक नहीं कर पाए, 25 साल में हम पहाड़ के लिए नीति नहीं बना पाए, 25 साल में हम राजधानी तय नहीं कर पाए, 25 साल में हम कुछ नहीं कर पाए। तो 25 साल बाद हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं ना। यही तो सब सवाल है कि हमारी अब बोले कि नेता काम के नहीं है, अब ये वाले नेता को हटाएंगे, दूसरे आएंगे, वो भी अगर ऐसे ही करे नेता फिर काम करेगा कौन? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वक्त मिलेगा तो फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सवालों का अंबार सा खड़ा हो गया 25 सालों में। 25 साल गिनने के लिए रजत जयंती हो गई, लेकिन 25 सालों में 2500 से ज्यादा ऐसे सवाल जो 25 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, उन पर हमारे सदन में बहस हो रही है और आईना दिखाने का काम खुद विधायक कर रहे हैं, खुद जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, सरकार और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। वो भी कभी सत्ता में थे, कह रहे काम नहीं हुआ, उतने समय से नहीं हुआ, यानी कि आपने भी नहीं किया। और जो आज कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो भी कह रहे हैं कि काम हमने नहीं किया। अगर कोई बात छेड़ना चाहते हैं तो लोग इसलिए डर रहे हैं विधायक कि बोलेंगे कि देखिए आप पहाड़ से आते हैं, आप ही कह रहे हैं कि वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ अभाव है। तो बोला आपने क्या किया? बोला तो पूछेंगे ना, तो इसलिए वो डरते हैं। वो कहते हैं मैदान 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 मैदान, लोग इधर को देखने लग जाते हैं। पहाड़ मैदान वाले उनके वहाँ थोड़ा ठीक ठाक है, वो कहते देखो पहाड़ 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 खाली हो गया, नेता भी नहीं चल रहा है। तो आदमी को ऐसे ऐसे उलझा रखा है। इस उलझन पर क्या कहेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा, चर्चा को शेयर करिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कोई नई बात आपके पास हो अपने पहाड़ को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय उत्तराखंड।